गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के संदर्भ में संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक जो व्यापक संविधान है वो कौन सा संविधान है, किस देश का संविधान है? तो आप सीधा सा इसका आंसर बता सकते हैं, कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? तो देखिए, कठोर, बिल्कुल कठोर है। लचीला, ये भी है। न ही कठोर न ही लचीला, ये गलत है। अगला, असंत, कठोर और असंत लचीला, यानी कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर और लचीले का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान है, कठोर तो कम है और लचीला क्या है? अधिक है। इसलिए आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? नम्य है, बिल्कुल। अनम्य है, ये भी सही है। नम्य और अनम्य यानी कठोर और लचीले स्वभाव की श्रेणी से, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, यानी राज्यों का एक यूनियन, एक अर्धसंघ नहीं, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ नहीं, अमेरिका नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये अपना है राज्यों का एक संघ होगा। यानी आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। बिल्कुल, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ऑप्शन धर्मनिरपेक्षता के संबंध में देखना है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन हमें धर्म के देखने हैं। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है और सभी नागरिकों को भाषण देने की क्या है? स्वतंत्रता है। हमें धर्मनिरपेक्षता पर अगर देना है आंसर, देखिए पहली बात तो प्रस्तावना में भी आप आजकल पंथ निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, अर्थात आप देखें तो उसका राज्य जो है उस पर कोई धर्म नहीं है, यानी वो राज्य किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है और सभी जो धर्म है उनका सम्मानपूर्वक आदर सत्कार वो करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन कथनों को हमें देखना है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है? नहीं, अध्यात्मक नहीं है। अमेरिका नहीं है। भारत नाममात्र का राजतंत्र है, अर्थात इंग्लैंड की व्यवस्थाएं नहीं है राजतंत्र की। भारत एक कुलीन तंत्र है? नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी भारतीय संविधान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? यह एक मौलिक संविधान है? नहीं। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, अर्थात हमने दूसरे देशों की अच्छाइयों को क्या किया है? ग्रहण किया है। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल नकल नहीं कह सकते आप। उपरोक्त सभी कथन गलत है? नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है। हमने सभी राष्ट्रों से महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या लिया है? ग्रहण किया है। इसलिए हमारा जो संविधान है एक विस्तृत व्यापक संविधान की श्रेणी में है और दूसरे देशों का इसमें प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से झलकता है। जैसे संसदात्मक व्यवस्थाएं हैं ब्रिटेन वगैरह की, अन्य जो भी स्रोत हैं वो हमने कई राष्ट्रों से लिए हैं, इसलिए केवल प्रभाव है ना कि नकल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथन को
देखना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय पद्धति के अनुसार ही सरकार है वो उसकी व्यवस्था है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, इसलिए भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्थित है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये सभी हमारे लिए आंसर क्या है, राइट है, क्योंकि संसदीय पद्धति भी है सरकार के संदर्भ में, और स्वतंत्र न्यायपालिका है क्योंकि वो निष्पक्ष अपना निर्णय सुनाती है, कोई भी संसद का उस पर प्रभाव नहीं दिखाई देता है। और अगला ऑप्शन था हमारे लिए भारतीय संविधान जो है भारत में विधि की शासन की व्यवस्था को संचालित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें उस कथन को देखना है जो इसमें सही नहीं है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है हमारे लिए। ऑप्शन इसमें पूछा है सही नहीं है, अर्थात असत्य को छांटना है हमें। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, पहली पंक्ति में प्रियम्बल में आपको दिखाई दे जाएगा। लोकतंत्रात्मक, ये भी दिखाई देगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज भी करेक्ट है, क्योंकि भारत में जब हम प्रियम्बल को देखते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा रहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये पंक्ति वहाँ से ली हुई है, ये भी सही है। अगला, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल बात सही है। जो भाग 3 है उस भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो आप देखते हो वो संपूर्ण रूप से इसी का पहलू माना जाएगा। तो ऑप्शन अगला कौन सा है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे ये लग रहा है प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी इज रोंग। मूल कर्तव्य जो है प्रवर्तन के समय से ही शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपरोक्त में से हमें सही कथन को देखना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है, उस कथन को देखना है हमें। तो देखिए कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता जो है उसका प्रावधान करता है। देखिए भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में तिहरी प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। भारत में संघ की है, भारत की नागरिकता है। अमेरिका में जैसे राज्यों की है, संघ की नागरिकता पाई जाएगी। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कौन सी नागरिकता पाई जाएगी, जैसे स्विट्जरलैंड की है, वहाँ के कैटन अर्थात राज्यों की है। एक म्यूनिसिपैलिटी अर्थात जो महानगर होते हैं उन महानगरों की भी नागरिकता पाई जाती है। तो हमारे यहाँ संदर्भ में ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है 18 साल के लिए। बिल्कुल उपरोक्त सभी इज यानी डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर। अगला है कठोर कम, लचीला अधिक, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन हम करते हैं इसलिए कठोर कम है और लचीला क्या है, अधिक श्रेणी का है। कठोर अधिक, लचीला कम नहीं, कठोर कम है, लचीला अधिक है, इसलिए तो हम इसमें परिवर्तन करते हैं संशोधन में। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान की अगर आप बात करेंगे तो एकात्मक नहीं है, पूर्णतया संघात्मक में नहीं नजर आएगा आपको। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ये संघात्मक में है ना, भावना में एकात्मक, ये क्वेश्चन सही है। संरचना में है ना, स्ट्रक्चर में भावना में एकात्मक और संघात्मक श्रेणी का है, और भावना में संघात्मक, भावना में नहीं है,
ठीक है, स्ट्रक्चर में है, और संज्ञात्मक संरचना में एकात्मक। यहाँ तो सही है, लेकिन ये वर्ड सही नहीं। तो संरचना में, स्ट्रक्चर में संज्ञात्मक, भावना में क्या है, ये एकात्मक है। भावना में तो एकात्मक है, लेकिन संज्ञात्मक में किस प्रकार का इसकी व्याख्या देख लीजिए, नीचे वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या दी गई है ये कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। भावना में एकात्मक का जो मतलब है वो क्या है, देखिए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। भावना में एकात्मक का मतलब क्या है, केवल जो संशोधन की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में आरंभ करने का अधिकार किसको है, केवल और केवल संसद को है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी क्या है, अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है, उसमें भी है। तो उपरोक्त डी इस क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, इसको वकीलों का संघर्ष, वकीलों का जो स्वर्ग है वो कहा जाता है, और वकीलों का जो स्वर्ग है वो किसने कहा, इसकी व्याख्या हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, वकीलों का स्वर्ग, पहली बात तो कहा किसने, एक विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों का नाम है आइवर जेनिंग्स। क्या नाम है, आइवर जेनिंग्स इनका नाम है। और आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, क्योंकि जो संविधान है, इस संविधान की भाषा इतनी जटिल है, उस जटिल भाषा के कारण आइवर जेनिंग ने संविधान को क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है। कुछ विद्वानों की आलोचनाएं हम देख लेते हैं। ये संविधान सभा के स्वरूप में आलोचना है, वकीलों के जो स्वर्ग की बात करते हैं ना, वकीलों का स्वर्ग है ये। आइवर जेनिंग ने इसकी संविधान की जो भाषा है वो जटिल होने के लिए ये कहा है। और एक विद्वान हुए जिनका नाम क्या है, विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के पूर्व क्या थे, प्रधानमंत्री रहे हैं, विंसेंट चर्चिल। आपने नाम सुना है, विंसेंट चर्चिल। ये क्या कहते हैं, जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को वो एक जाति की संस्था कहते हैं। ध्यान दें, एक जाति की संस्था के नाम से भी ये कहते हैं, एक जाति की संस्था कहते हैं। और एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है सर जॉन साइमन। क्या नाम है, साइमन। देखिए, एक जाति की तो किसने कहा, चर्चिल ने। साइमन ने क्या कहा, संविधान जो सभा थी उसको हिंदुओं की संस्था के नाम से जाना। संविधान सभा को किसकी संस्था के नाम से जाना है, हिंदुओं की संस्था के नाम से इन्होंने जाना कि ये एक हिंदुओं की क्या है, संस्था है। एक विद्वान और वे हैं जिनका नाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम है उनका। और ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, इनकी एक पुस्तक भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर स्टोन ऑफ द नेशन। ये एक इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो संविधान सभा थी ना, इस संविधान सभा को इन्होंने कहा कि ये संविधान सभा का जो अर्थ होता है वो एक कांग्रेस है, अर्थात कांग्रेस का अर्थ यहाँ पे क्या लिया है उन्होंने, भारत। संविधान सभा को इन्होंने कांग्रेस की स्पष्ट संज्ञा दी है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो इसमें वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, आइवर जेनिंग से कहा है, क्योंकि संविधान की भाषा क्या है, अत्यधिक जटिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ता है। तो ये आप सब जानते हैं कि भारतीय जो सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कौन सा था, 1935। यही सबसे बड़ा आधार रहा है और उसी का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए, परिसंघीय का मतलब, जैसे परि का मतलब आप केंद्र लें और संघीय का मतलब जैसे राज्य के संबंध में लें, तो इसका मतलब क्या होगा, संविधान लिखित एवं अनन्य है। बात तो ये भी सही है, लेकिन निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होगा कि भारत क्या है, परिसंघीय है। अतः परिसंघीय को आप केंद्र एवं राज्य के बीच में लें। न्यायपालिका स्वतंत्र है, बात ये भी सही है, लेकिन केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या है यहाँ पे
वितरण है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि परिसंघ, जैसे मैंने अमेरिका के अंदर शुरू में क्या थे, 13 परिसंघ थे, तो उसी संदर्भ में इसको आप ऐसा देखेंगे कि परिसंघीय व्यवस्था जहां केंद्र एवं राज्यों के बीच में क्या हो, शक्तियों का वितरण हो। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। प्रजातंत्र का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो वर्ड है, अर्थात लोकतंत्र क्या है, जहां आप ये देखते हैं कि जो जनता होती है वो जनता क्या करती है, चुनाव के लिए सरकार का चयन करती है कि कौन सी सरकार बनी, तो जनता के हाथों में। तो यहाँ प्रजातंत्र के बारे में देखना है, संविधान के बारे में देखिए, संविधान लिखित है ये बात हमें पता है, लेकिन प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र के लिए कौन सा जो करेक्ट आंसर होगा, संविधान लिखित है ये बात तो सही है, या मौलिक अधिकार प्रदान किए ये भी बात सही, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भी सही। लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ है, जनता से सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में है ऐसा इतना ही लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर ऐसा लिखा हुआ आए कि भारतीय संविधान में है, तो इसको आप मूल संविधान माने, मूल ढांचे के संदर्भ में माने। 300 से अधिक आर्टिकल, बात ये भी सही है। 350 से अधिक आर्टिकल, ये भी सही है। 400 से अधिक आर्टिकल, ये वर्तमान संदर्भ में सही है। 500 से अधिक आर्टिकल, ये सही नहीं है। अब देखिए हमारे पास में ऑप्शन 3 है, 300 से अधिक आर्टिकल, ये भी सही है, और 350 से आर्टिकल, ये भी सही है, लेकिन ये उस समकालीन यानी मूल ढांचे के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन कितने बचे, 2। देखिए 395 के पास में जो जा रहा है आंसर, उसको प्राथमिकता दें इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मूल ढांचे के संदर्भ में क्वेश्चन है अपना। तो 300 से अधिक आर्टिकल तो है, लेकिन 350 से अधिक आर्टिकल भी है, अर्थात 350 से अधिक आर्टिकल को हम महत्व दें तो 350 से अधिक आर्टिकल भारतीय मूल संविधान में है, लेकिन ये उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है कि जहां आप देख सकते हो कि 400, ये अगर यहाँ वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो वर्तमान संदर्भ में अगर आपको देखें तो ये 400 से अधिक आर्टिकल वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन मूल संविधान के ढांचे से ही यहाँ जब नहीं लिखा हुआ है तो उसको आप भारतीय संविधान में है इतना लिखा है, तो आप इसको मूल संविधान के संदर्भ में ही इसे स्वीकार करें। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, इसे देखना है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ये मैंने आपको अभी बताया था, यही ऑप्शन होगा। और फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो आंसर कौन सा आएगा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। देखिए संपूर्ण चीज़ें जो है वो किसके आधार से चलती है, संविधान के आधार से। जैसे संविधान से कौन संचालित है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान से संसद, और इस धर्म की व्याख्या जैसे पंथ निरपेक्षता की व्याख्या कहाँ से होगी, धर्म से होगी, जो अभी धर्म की व्याख्या को आप देख सकते हो पंथ निरपेक्षता के आधार पर भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण, यानी ये इतना विस्तृत एवं व्यापक क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, बात ये भी सही है, इसमें अनेक जो संविधान है उनका समाविष्ट होना है अनुभव का। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान, हालांकि इसमें सभी चीज़ें हैं, केवल प्रशासकीय नहीं है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है ना। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ये ऑप्शन सबसे बेटर है। देखिए भारतीय संविधान वृहत होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ संघ और राज्य दोनों है। मैंने बताया ना आपको परिसंघीय, वो यही है,
परिसंघीय में आपने देखा था कि केंद्र एवं राज्य के बीच में जो शक्तियों का वितरण है वो इसी आधार पर था। तो इसमें आंसर कौन सा होगा कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या है, इसमें संविधान है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय संविधान का अभिभावक, भारतीय संविधान का अभिभावक, अभिभावक कौन होते हैं? जो अपने क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अभिभावक यानी आपके माता पिता आपके लिए क्या है, सुरक्षा, आपकी व्यवस्थाएं करते हैं, आपके लिए किसी भी प्रकार के आपके साथ में अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो, शोषण नहीं हो, आपको सुरक्षा महसूस कराते हैं। इसलिए इसमें अभिभावक कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। बेटर देन ऑप्शन कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 नहीं है, 21 नहीं है, 25 नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चले, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय जो व्यवस्था है इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, इसमें दोहरी नागरिकता नहीं, अमेरिका थोड़ी ना है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं, राज्यों को भी है, संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन जो है कौन सा सही है? बी इज करेक्ट, शक्तियों का एकीकरण नहीं, पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? यानी संघीय शब्द है उसके स्थान पर किस शब्दों को दिया गया है, कौन से शब्द? तो मैंने आपको बताया ना कि राज्यों का संघ, यानी राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक क्या है? यूनियन। संघीय राज्य नहीं है, संघों का राज्य नहीं है, इकाइयों का संघ नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि भारत क्या है? एक राज्यों का एक यूनियन है, सभी राज्यों से मिलकर भारत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, लिस्ट है? तो आप जानते हैं 3 हैं। कौन कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये इन तीनों सूचियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, उन सभी की व्याख्या के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल तीनों सूचियों को लेंगे और उसमें आने वाले जितने भी विषय हैं उनकी हम व्याख्या देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? यानी भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार यानी जो शक्ति है वो किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ये तो खत्म हो गया। स्वतंत्रता के साथ ही समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से ना, ये तो उस समय ही था। भारत की जनता से, किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, ये तो करता ही है, लेकिन भारत की जनता जो है, हम भारत के लोग, संपूर्ण सत्ता यहीं से है। प्राधिकार, संप्रभुता, सोवरेंटी। सी इज करेक्ट आंसर। अगला, भारत में वेद प्रभुसत्ता नीति है। वेद प्रभुसत्ता का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास में है? वेद प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? यहाँ पे सर्वोच्च शक्ति तो राष्ट्रपति के पास में होती है, न्यायपालिका में भी होती है, मंत्रिमंडल में भी होती है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान। क्योंकि संविधान से ही इनको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। संविधान ही इनको क्या देता है? शक्ति देता है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर। देखिए, आपको इसमें स्पष्ट मिल जाएगा, एकात्मक और कठोर वाला स्वरूप मिलेगा। तो एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ क्या है? एकात्मक है और कुछ ही कठोर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, विस्तृत व्याख्या वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। भारतीय संविधान मूलतः क्या है? संघात्मक स्वरूप का है। ये बिल्कुल बात सही है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। यानी संघात्मक का मतलब क्या है? यहाँ पे संघात्मक का मतलब है राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक संघ। ये बात सही है। ऑप्शन जो आर कारण है, ये इस कारण को देखें। अनुच्छेद 352
आर्टिकल 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी आपातकाल की बात करता है, राज्यों में आपातकाल। तो आप इसको राज्यों से ना लेकर केंद्र, ये शक्ति केंद्र से हैं, तो अनुच्छेद 352 राज्यों के आपातकाल की विफलता की दिशा में प्रावधान है, ये गलत व्याख्या करता है। ध्यान दें, क्योंकि राज्यों के स्थान पर अगर ये वर्ड नहीं होता ना, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा के प्रावधान है, तो गलत सही हो जाता। लेकिन यहाँ राज्य में प्रावधानिक है ना संवैधानिक, तो ना ये केंद्रीय सत्ता के स्वरूप में है। तो ए इज करेक्ट, आर रॉन्ग। ए तो क्या है, ए तो सही है, परंतु आर गलत है इसका आंसर। ए सही परंतु आर गलत। व्याख्या समझ में आई, क्या कह रही है व्याख्या या विश्लेषण आप देखें, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 352 है ना, वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात नहीं करता है ना, इसलिए। अगला है निम्नलिखित यानी लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ थी। लिखित जो संविधान है वो हमेशा ध्यान है, लिखित संविधान की कहीं पे भी बात आए तो फ्रांस है। सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक लिखित संविधान की बात आए तो भारत है। लेकिन लिखित संविधान की कहीं भी बात आए ना, अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ, तो वो फ्रांस से मानी जाती है। आदेशात्मक शासन का उदय किस देश में हुआ। आदेशात्मक शासन व्यवस्था तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे है, लेकिन उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो सर्वप्रथम जो हुआ वो मिस्र में हुआ था। अगला, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद का कौन सा सहकारी संघवाद कहा है। सहकारी संघवाद मैंने अभी आपको ये बताई थी बात कि जो एक विद्वान थे जी ऑस्टिन, ग्रेनविन ऑस्टिन इनका पूरा नाम है, ग्रेनविन ऑस्टिन है, वो भारतीय संघवाद को किस नाम से पुकारते हैं, सहकारी संघवाद के नाम से पुकारते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघात्मक है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। कारण देखिए, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। भारतीय संविधान न तो क्या है, संघात्मक है, और न ही क्या है, एकात्मक। न संघात्मक न एकात्मक, ये भी बात सही है, अर्धसंघात्मक बात सही। तो इसका आंसर कैसे देखें हम, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक में है, बात ये सही। अब आर इसकी व्याख्या करता है क्या, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, बिल्कुल आर एक की क्या करेगा यहाँ पे व्याख्या करेगा। ए तथा आर दोनों सही है, बात सही है। आर जो है एक की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान से समझने का प्रयत्न करें, अर्धसंघात्मक व्यवस्था है और न संघात्मक और न एकात्मक स्वरूप है ना भारतीय संविधान। इसलिए ये जो कथन है ए, कारण जो आर है, ये इसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में संचालित कौन सा है, संसदीय है, तो कथन ही गलत है। कथन को समझे भाई। मैं आपसे कहूँ कि भारतीय जो शासन है वो कैसा है, तो आप कहोगे कि सर संसदीय शासन है, तो आगे देखिए उपयुक्त नहीं, उपयुक्त है तभी तो फॉलो किया जा रहा है आपके सामने। कारण भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये है संसदीय संप्रभुता जो है भारत में। संसदीय संप्रभुता का मतलब ये नहीं कि संसद है, संविधान है संप्रभुता नहीं है। संसदीय संप्रभुता का स्वरूप जो है वो संविधान किसको देता है, संसद के स्वरूप में ही तो है। तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च शक्ति, तो संसदीय संप्रभुता नहीं है। इसका मतलब भैया कि आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें ए तो आपके लिए गलत है और बी आपके लिए क्या है, सही है। तो इसका सीधा सा आंसर आपके लिए कौन सा रहेगा, ये रहेगा। ए इज़ करेक्ट, सॉरी ए इज़ रॉन्ग, आर इज़ राइट। ए गलत है
और आर क्या है, सही है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण कौन सा है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल प्रेमबल में आप देखते हैं स्पष्ट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये आ गया, इसका मतलब सही। अगला, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। अगला, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग, यहीं पे समझ में आ रहा है हमें। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते, एकीकृत नहीं, ये गलत। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझें आप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? कौन सी विशेषता है जो दोनों में है? एकल नागरिकता नहीं, भारत में है, और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, तो दोनों में नहीं है ना ये, इसका मतलब दोनों गलत। संविधान में 3 सूचियाँ, ये भारत में है, वहाँ नहीं। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में है, अमेरिका में भी है और भारत में भी है, तो दोनों के लिए कमांड व्यवस्था कौन सी हो गई? सांझी व्यवस्था, तो उच्चतम न्यायालय वाली व्यवस्था हो गई। अगला, भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च कौन है? स्पष्ट है, क्योंकि सर्वोच्च किसी राष्ट्र का संविधान ही होता है, क्योंकि संविधान से न्यायपालिका संचालित होती है और संविधान से संसद चलती है और संविधान के कारण ही राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसलिए संविधान में को ही सर्वोच्च माना जाता है। और भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप कैसे देखेंगे? तो ये आप देखें, आकार में मध्यम ना, अभी बताया, पहला ही क्वेश्चन था। लिखित, सर्वाधिक व्यापक, बड़ा, बहुत छोटा ना। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक लिखित संविधान नहीं है, लिखित तो है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए और अंतिम क्वेश्चन है ये आज का अपना। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान है वो क्या मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाई नहीं, धार्मिक और भाषाई दोनों को करता है, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को करता है, तो धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को करता है, धार्मिक, भाषाई, नरजातीय ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे अपनी महत्वपूर्ण संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नावली। अगली अपनी जो कक्षा होगी वो संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से उनसे संबंधित होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।